वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसकी हम यहाँ पर क्लियर कर रहे थे जेड 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के बारे में। तो इसी को हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। इसी का हम पार्ट नंबर 2 यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ हम स्पेशल टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति, ठीक है। इसके बाद में कुछ जनक है, रेवोल्यूशंस है, ऐसे टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि याद रखिएगा वो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाए जहाँ से लगभग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का या फिर आने वाले जितनी भी क्लासेज है, स्पेशल क्लासेस, उनका लाभ ले पाए, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो हरित क्रांति है, इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये कब की गई थी? याद रखिएगा 1966 से 67 के मध्य। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के मध्य हुई थी। अगर आपको पूछाता है जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो वर्ड है, जो शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा, तो ये दिया गया था विलियम एस गॉड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम एस गॉड के द्वारा ये शब्द दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, जो हरित क्रांति जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? जो सबसे ज्यादा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनका उत्पादन में हरित क्रांति से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी? तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा गेहूं, और गेहूं के बाद में इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था चावल पर। क्योंकि आप सभी को पता है, याद रखिए, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है वो पंजाब एरिया की साइड पड़ा है, मतलब आपके हमारे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ साइड सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ा है। गेहूं और चावल पर सबसे ज्यादा जो उत्पादन में वृद्धि की गई थी वो गेहूं में की हुई थी, उसके बाद में चावल की देखी गई है, ठीक है। तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पर से याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि शुरुआत कब होती है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो याद रखिए, अगर बात करेंगे ओवरऑल वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड या फिर विश्व में इसका जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। लेकिन अगर बात करते हैं हम इंडिया की, भारत की, तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के लिए MS स्वामीनाथन है और विश्व के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया, याद रखिएगा, कि गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले। मैं तो यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, इन सारे को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन है काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए याद रखिए, ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसे मैं याद करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, गेहूं के बोनेपन के लिए अगर बात करते हैं उत्तरदायी जीन, रेस्पॉन्सिबल जीन, तो होती है नोरिन 10। या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नोरिन 10 का संबंध किससे है, तो होता है, याद रखिएगा, व्हीट से होता है, गेहूं से होता है, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि धान में जो आपका राइस है, इसमें बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी होती है, तो वो होती है, याद रखिए, डीजीओ जीन। वैसे तो पूछा नहीं गया है, गेहूं का ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान रखना है कि धान में बोनेपन के लिए डीजीओ जीन है। लेकिन अगर बात करेंगे गेहूं के जरिए, तो गेहूं में याद रखिए नोरिन 10 जो है, ये क्या है? बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंस की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे जनक की ओर, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनके फादर के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपका एग्रोनॉमी है, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्रोनॉमी के ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो जेड की हो, प्री-पीजी की हो, या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम, ठीक है। तो एग्रोनॉमी की सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, एग्रोनॉमी का जो जनक है या फिर फादर ऑफ एग्रोनॉमी है, वो किसे बोला जाता है? पीटर डी क्रेसेंजी को। किसे बोला जाता है? पीटर डी क्रेसेंजी को बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, बायो में आता है आपका जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिकी, तो आप सभी को पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स का जो फादर माना जाता है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अगर बात करेंगे जूलॉजी और बायोलॉजी, तो दोनों का एक ही है, और वो कौन सा है? अरस्तु है। जूलॉजी और बायोलॉजी का दोनों का क्या है? सेम है, अरस्तु है, ठीक है। टैक्सोनॉमी याद रखना, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना कि टैक्सोनॉमी की फादर किसे बोला जाता है?
तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, तो वर्गीकरण के फादर किसे माना गया है? कैरोलस लिनियस को माना गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर ले कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? तो द्विनाम पद्धति भी याद रखिए कैरोलस लिनियस के द्वारा ही दी गई थी। जैसे कि आप जो बॉटनिकल नेम पढ़ते हो, जो साइंटिफिक नेम पढ़ते हो, जूलॉजिकल नेम पढ़ते हो, तो यहाँ पर वो जो बॉटनिकल नेम है याद रखिएगा, तो बॉटनिकल नेम किसके द्वारा वर्गीकृत किए गए थे या फिर दिए गए थे? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब याद रखिए इन तीनों खेतियों के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तीनों को आप हाईलाइट कर ले या फिर रट ले, इनसे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती या फिर जैविक खेती। तो इसके होते हैं याद रखिएगा फादर अल्बर्ट हॉवर्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती के जो फादर है, जनक है, वो अल्बर्ट हॉवर्ड को बोलाता है। लेकिन अगर बात करेंगे बायोडायनेमिक खेती, तो बायोडायनेमिक खेती का रुडोल्फ स्टेनर है। इसके फादर कौन है? रुडोल्फ स्टेनर। अगर हम बात करेंगे याद रखिए प्राकृतिक खेती या फिर नेचुरल फार्मिंग, तो नेचुरल फार्मिंग के मसानाबू फकोका। ठीक है, तो ये क्या है? इनके फादर है। याद रखना, एक दो बार आप रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार रिपीट कीजिए। जैविक खेती के हैं अल्बर्ट हॉवर्ड, बायोडायनेमिक खेती के हैं रुडोल्फ स्टेनर, प्राकृतिक खेती के हैं मसानाबू फकोका। ठीक है, ये क्या है? तीनों के जनक है और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर याद रखिए ऑपरेशन फ्लड है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा गया था। तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ऑपरेशन जो फ्लड है ये है क्या? तो याद रखिए ऑपरेशन फ्लड है, ये 3 चरणों में चला था। कब से कब तक? 1970 से 1996 तक। ठीक है, 3 चरणों में चला था, 1970 से लेकर 1996 तक। और इसका प्रभाव क्या पड़ा था कि जो दुग्ध उत्पादन है इसमें क्या तेजी से बढ़ोतरी हो गई। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था वो दुग्ध उत्पादन पर देखने को मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। मतलब कृषि विभाग में जितनी भी जो क्रांतियां चलाई गई थी, क्रांतियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा आता है। मतलब 3 से 6 नंबर का ये टॉपिक रहता है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है सामान्यतः। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन सा पूछा आता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सभी को एक बार हम देख लेते हैं, इसके बाद में जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीली क्रांति या फिर ब्लू रेवोल्यूशन। तो आप सभी को पता है पानी कैसा होता है? नीला होता है, और पानी में क्या होती है? मछलियाँ होती है। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध याद रखिए मछली उत्पादन को बढ़ावा देना या फिर मछली उत्पादन से। ठीक है, पानी कैसा होता है? नीला होता है। नीले पानी में क्या रहती है? मछलियाँ रहती है। तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देना या फिर मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। ठीक है, अब पीली क्रांति, पीली क्रांति पे आप आसानी से याद रख सकते हो तेल कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, और मुख्यतः जो तिलहन उत्पादन के लिए मुख्यतः जो फसलें हैं वो कौन सी है? जैसे कि सरसों है, सूरजमुखी है। ठीक है, तो याद रखिए तिलहन उत्पादन या फिर सरसों व सूरजमुखी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? पीली क्रांति। आसानी से याद रह सकता है तेल कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, तो उसी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे सुनहरी क्रांति या फिर जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। याद रखना, आपको इंग्लिश में भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि गोल्डन रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो किन से है? तो याद रखिए आप फल उत्पादन को बढ़ावा देने से। फल उत्पादन को बढ़ावा देने से कौन सी क्रांति है? सुनहरी क्रांति है, और इसके जनक डॉक्टर के.एल. चड्ढा को माना गया है। गोल्डन रेवोल्यूशन की जो जनक है डॉक्टर के.एल. चड्ढा को माना गया है। ठीक है, के.एल. चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वनी क्रांति, या फिर आपको ये भी पता होगा कि जो पर्वनी क्रांति है एक वैरायटी भी है, किसकी है? भिंडी की है। तो आसानी से याद रहेगा कि पर्वनी क्रांति का संबंध है वो भिंडी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि रजत क्रांति। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। तो आपको पता है, याद रखिए अंडे का कलर कैसा होता है? सिल्वर जैसा होता है। हल्की हल्की जो परत होती है उसकी सिल्वर टाइप में होती है। ठीक है, प्योर वो वाइट नहीं होता, हल्का सिल्वर टाइप में होता है। ठीक है, तो उसी से याद रखिएगा जो रजत क्रांति का संबंध है वो अंडा या पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देने से है। अगर हम बात करेंगे काली क्रांति, तो काली क्रांति या फिर ब्लैक रेवोल्यूशन है, इसका संबंध किससे होता है? जेट्रोपा, जैव ईंधन या फिर बायोडीजल। याद रखना जेट्रोपा का ही ये नाम है, जैसे कि इसका जैव ईंधन भी बोलते हैं जेट्रोपा को ही, और जेट्रोपा को ही बायोडीजल भी बोला जाता है। ठीक है, तो काली क्रांति का जो संबंध है याद रखिएगा वो जेट्रोपा से होता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा
इसे बायोडीजल भी कहा जाता है या फिर बायोडीजल इससे प्राप्त किया जाता है। इसलिए काली क्रांति का संबंध किससे है? जेट्रोफा से है। ठीक है, और जेट्रोफा कर्कस इसका नाम होता है, बॉटनिकल नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल क्रांति। तो लाल कैसे होते हैं? टमाटर कैसे होते हैं? लाल होते हैं। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन को बढ़ावा देने से है। गोल क्रांति है, आलू से उत्पादन से है। आलू के उत्पादन से संबंधित कौन सी है? गोल क्रांति। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ग्रे या धूसर क्रांति। ग्रे या धूसर क्रांति, यहाँ पर दो क्वेश्चन को एक साथ हम लेंगे कि ग्रे और धूसर और ब्राउन और भूरी। तो याद रखिए ग्रे या फिर धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने से है, जबकि अगर बात करेंगे ब्राउन या भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिए खाद्य प्रसंस्करण या फिर फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। ऑरेंज क्रांति है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऑरेंज मतलब संतरा। ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज का मतलब संतरा होता है, तो आसानी से आपको याद रह जाएगा कि निम्न वर्गीय फलों से संबंधित कौन सी क्रांति है? ऑरेंज क्रांति है। गुलाबी क्रांति है, याद रखिए, इसको हाईलाइट जरूर कर ले, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पिंक रेवोल्यूशन या गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होता है? तो याद रखिए इसका जो संबंध होता है या तो प्रॉन या फिर ओनियन, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, पिंक रेवोल्यूशन का संबंध प्रॉन या प्याज से संबंधित होती है। प्रॉन या प्याज से संबंधित होती है कौन सी? पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ठीक है, अब इनमें सबसे ज्यादा कौन सी पूछी जाती है? एक बार इसको देख लेते हैं। तो गुलाबी क्रांति आपको पूछी जा सकती है, इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पीली क्रांति है, सुनहरी क्रांति है, रजत क्रांति है और काली क्रांति है। ठीक है, इनको विशेष तौर पर ध्यान रखें, इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नीली क्रांति है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, तो इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, अब हमारे याद रखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी याद रखिए एक क्वेश्चन मतलब 3 नंबर आपके फिक्स है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में 3 नंबर के होते हैं, वैसे सामान्यतः 4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, शॉर्ट वे में बात करेंगे इक्रिसेट। ठीक है, तो इक्रिसेट हैदराबाद में है। अगर बात करेंगे क्रीडा, तो क्रीडा भी याद रखिएगा हैदराबाद में ही स्थित है। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा आता है वो पूछा आता है काजरी से, और काजरी कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा जोधपुर में स्थित है। काजरी की अगर फुल फॉर्म भी अगर आपको पूछ ली जाती है तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। 1959 में काजरी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सिपीहेट। तो सिपीहेट यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो, सिपीहेट लुधियाना पंजाब में स्थित है। CSWRI याद रखिए, ये भी लगातार आपको पूछा जाता है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है कि CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय ऊन व भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा अविकानगर टोंक में स्थित है। अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है। याद रखना CSWRI कहाँ पर स्थित है? अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली आपको सुपरवाइजर परीक्षा में पूछा गया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में, कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, ये भी कई बार आपको पूछा जाता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में स्थित है। अगर बात करूंगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसकी स्थापना याद रखिए 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? गुड़गांव में की गई थी। गुड़गांव हरियाणा में की गई थी, याद रखना। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो आनंद गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कब की गई थी ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि NDDB की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, याद रखना ये दोनों इंस्टीट्यूट भी आपको लगातार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। याद रखना जितने भी यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सभी को हाईलाइट कर ले, सभी को नोट डाउन कर ले और इनको बिल्कुल रट लेना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाएगा, चाहे वो प्री PG हो या फिर आपका जेट हो या फिर सुपरवाइजर हो। ठीक है, तीनों में आपको यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रीडा हैदराबाद में है, काजरी जोधपुर में है, सिफेट लुधियाना पंजाब में है, CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट
अविका नगर मालपुरा टोंक में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में स्थित है। और NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। NDDB मतलब होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसकी स्थापना आनंद गुजरात में की गई थी। और NDRI की अगर बात करूंगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसकी स्थापना की गई थी करनाल हरियाणा में की गई थी। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे अकॉर्डिंग। आपको भी यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर आपको ज़रूर करना है और इस वीडियो को फैला देना है। ठीक है, जितने भी आपके